पावर जो हो जाता है, पावर डिफाइन होता है वर्क अपॉन टाइम से, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क क्या हो जाता है, तो पावर को अगर मैं पी से लिख रहा हूं, ये होता है एफ एस कॉस थीटा, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, और इसको ये टाइम से डिवाइड कर देंगे। मैं रफली अभी बता दे रहा हूँ, डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये एस बाई टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। समझ में आ रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट है। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर हम लोग वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए एस बाई टी को एक साथ ले लीजिए, ये टर्म हो जाएगा वेलोसिटी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ वी कॉस थीटा। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस टर्म को क्या लिखा जाएगा, एफ डॉट भी। तो जो पावर होता है, पावर का फॉर्मूला क्या याद रखना है, एफ डॉट भी। तो अच्छा, आप देखोगे ये सारे डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। चैप्टर 6 वर्क पावर एनर्जी जो पढ़ेंगे, तो वर्क पावर एनर्जी में आपको आधे से ज्यादा फॉर्मूले जितने हैं सब किस पे बेस्ड हैं, डॉट प्रोडक्ट पे। और जस्ट उसके बाद का चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे जब भी रोटेशन, रोटेशन में लगभग जितने फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले क्रॉस प्रोडक्ट के हैं। तो वहां से आपको इसका यूटिलाइजेशन ज्यादा दिखेगा, किसका, डॉट प्रोडक्ट का। उसके पहले इसका इस्तेमाल होगा दो वेक्टर के बीच के एंगल वाला, सर्कुलर मोशन में, मोशन इन 2D में इस तरह के क्वेश्चन होंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन होगा, मैंने पिछले क्लास में हिंट भी किया था आपको, एंगल निकालने वाला। किसी बॉडी को इधर फेंका जाएगा, ये बॉडी की हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते हैं, मान लीजिए थीटा एंगल पर फेंका गया। किसी बॉडी को ऐसे फेंकेंगे तो बॉडी क्या होगी, ऐसे जाके ऐसे आके गिरेगी। समझ में आ रहा, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कितने देर बाद बॉडी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है वेलोसिटी की, कितने टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को तो कुछ नहीं करना होगा, इनिशियल वेलोसिटी को क्या आई कैप जे कैप में लिख सकते हैं, यस सर। अगर ये एंगल दिया रहेगा हमारे पास, मान लीजिए 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, कुछ भी दिया रहेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी को आई कैप जे कैप में लिख देंगे। टी टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी को भी क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को भी लिख दे रहा हूं मैं, उसको भी आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखेंगे, और दोनों का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल के जीरो से इक्वेट कर देंगे। बिकॉज अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों 90 डिग्री पे होगी तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह वाला आपको काइनेमेटिक्स में यूज होगा, और बाकी के सर्कुलर मोशन में इस तरह का भी क्वेश्चन होगा, ध्यान में रखे रहिए। किसका, पावर का। क्वेश्चन क्या दे देगा, फोर्स रहेगा, फोर्स वेक्टर दे देगा, कुछ भी आसान क्वेश्चन ले लेते हैं, 2i कैप 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है, तो पावर निकाल सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर अगर हमारे पास दिया जाए, वेलोसिटी वेक्टर लिख दे रहा हूं मैं 2i कैप प्लस k कैप, तो इंस्टेंटेनियस पावर, ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आएगा। तो पावर के लिए अभी बात कीजिए, पावर कितना निकाल सकते हैं, ये एफ वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर है, दोनों का क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और वेलोसिटी दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या दे देता है, पावर देता है। कोई कंफ्यूजन किसी को, नो सर। तो अब डायरेक्टली कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट, 6। आई वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 हो जाएगी वैल्यू। जे वाले मल्टीप्लाई होंगे तो जे यहाँ पर है और जे यहाँ गायब है, यानी कि 0 इंटू जे हो सकता है, तो ये गायब हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 खत्म। 4 इंटू 1, समझ में आ रहा, यहाँ के कैप का कोफिशियंट 4 है, यहाँ के कैप का कोफिशियंट 1 है, तो 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 6। समझ में आ रहा सबको, यस सर। हाँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाए। कुछ और देख लेते हैं इसमें टर्म कहां कहां पर इसके क्वेश्चन आएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम सुना है सबने, यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स ये यूज होता है सर्कल में। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर मोशन, अब ये सब फिजिक्स में एक एक करके हम लोग को पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, समझ में आ रहा। अभी मैं केवल बता दे रहा हूं कहां पर डॉट प्रोडक्ट का यूज आएगा। इधर देखिए, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इधर रहता है, किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है तो केवल याद रखे रहिएगा। कोई भी बॉडी जब सर्कल में घूमती है, कुछ कंडीशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक बॉडी है, बॉडी का मास m, बॉडी इधर जा रही है, इस पे इधर ही फोर्स लगाइए, बॉडी के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा नहीं होगा,
कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें करते हैं, इसमें कोई फिजिक्स हम लोग अभी नहीं पढ़ रहा है। एक बॉडी आगे बढ़ रही थी, इधर वेलोसिटी थी, उधर ही फोर्स लगाना शुरू कर दिए, बॉडी की वेलोसिटी क्या डायरेक्शन चेंज होगा नहीं होगा? होगा सर। मैं डायरेक्शन बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड नहीं। ये बॉडी इधर जा रही थी और इधर ही फोर्स लगाया जा रहा है, इसमें कोई फिजिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थोड़े यूज हो रही है, तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं। साइकिल आगे जा रही है, जिधर साइकिल जा रही है उधर ही धक्का दीजिए, डायरेक्शन चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। स्पीड बढ़ेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अच्छा, इस केस में बताइए डायरेक्शन चेंज होगा नहीं होगा? बॉडी इधर जा रही थी और आप इसको जस्ट जिधर जा रही थी ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू किया, इस केस में डायरेक्शन चेंज होगा नहीं होगा? होगा सर। नहीं, अभी बॉडी जिधर, देखो बॉडी की जिधर वेलोसिटी होती है ना, बॉडी उधर ही जाती है, समझ में आ रहा? तो इस केस में ये होगा कि इस केस में स्पीड घटेगी, साइकिल आगे जा रही है, पीछे खींचिए तो स्पीड घटेगी, लेकिन शुरू में साइकिल उधर ही जाएगी, आगे जाएगी। हाँ, आगे जाते हुए स्पीड क्या हो जाएगी? घटते घटते जीरो हो जाए और फिर भी फोर्स लगाओगे तब किधर चलने लगेगी? पीछे। तो ये दोनों कंडीशन में पाथ जो है वो कैसा होगा? क्या स्ट्रेट लाइन होगा? यस सर। इस दोनों केस में बॉडी का पाथ कैसा होने वाला है? बॉडी का पाथ जो होने वाला है क्या स्ट्रेट लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा ठीक है, अगले कंडीशन की बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई मास है, इसकी वेलोसिटी इधर थी, कोई बॉडी इधर जा रही थी, या कोई साइकिल है, कोई भी समझिए, इसको आप एक एंगल पर तिरछा फोर्स लगाइए, इधर फोर्स लगाइए, समझ में आ रहा? ये मैं नीचे ऐसे मेंशन कर दे रहा हूं, इधर आपने फोर्स लगाया, तो इस बार ये सीधे चलेगा कि कर्व पाथ में घूम जाएगा? कर्व पाथ। साइकिल ऐसे जा रही है, इधर से जा रहा है और एंगल पर उसको धक्का मार दीजिए, तो इस बार क्या होगा? वो ऐसे नहीं जाके ना, ऐसे क्या होगा? टर्न ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस फोर्स का अगर कंपोनेंट तोड़िएगा ना, फोर्स का कंपोनेंट, तो फोर्स के कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे? एक इधर और एक इधर, समझ में आ रहा सबको? फोर्स इधर लगाया जाए, कोई एक वेक्टर है, वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना सीखा हम लोगों ने, तो अगर वेक्टर का कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में तोड़े तो एक इधर होगा एक इधर होगा, अगर फोर्स इधर है तो। क्लियरली देखिए, फोर्स का जो कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में है वो उसको स्पीड बढ़ाएगा, और जो ये 90 डिग्री पे है ना, यही वाला डायरेक्शन चेंज करता है, समझ में आ रहा है? इस फोर्स एफ को हम लोग इन दोनों अलग अलग फोर्सेस का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। ये वाला डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं करेगा? ये समझ में आ रहा है सबको? फोर्स का ये कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है। और फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के कैसे है? परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी इधर है और फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर फोर्स बॉडी के मूवमेंट के 90 डिग्री पे लगाया जाता है तो वो क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। और फोर्स अगर बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगाया जाए या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाए तो क्या चेंज करता है? स्पीड चेंज करता है। समझ में आ रहा है क्या? डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा? फिजिक्स में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब भी पढ़ना होगा। मुझे केवल सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है सबको। निखिल, पायल, सोनू, सुशांत, समझ में आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो हमेशा 3 पॉइंट याद रखिए। अगर फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में है या उसके अपोजिट में है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, पाथ कर्व होने वाला नहीं है। और अगर कोई भी फोर्स बॉडी के वेलोसिटी से कितने डिग्री पे लगेगा? 90 डिग्री पे लगेगा, तो वो केवल और केवल डायरेक्शन चेंज करेगा। जो भी फोर्स वेलोसिटी से 90 डिग्री पे लगेगा तो वो केवल और केवल डायरेक्शन चेंज करेगा। तो सर्कुलर मोशन में अगर मान लीजिए आप अगर एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड से आप सर्कल में घूमना शुरू कीजिए, जैसे अभी आपके सर के ऊपर फैन जो घूम रहा होगा उसकी स्पीड कांस्टेंट है क्या? यस सर। स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है।
अच्छा, जब आप सर्कल में घूमना शुरू करते हैं तो बॉडी यहाँ पर होगी ना, तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है। समझ में आ रहा है? तो बॉडी जब भी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में चलती है तो बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल का मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. टेंजेंट। यहाँ पर सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? सेंटर पे ड्रॉ कीजिए, ये लाइन ड्रॉ कीजिए, तो वेलोसिटी हमेशा किधर होगी? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब यहाँ देखिए थोड़ा जल्दी से, सेंट्रीपिटल अब खत्म ही हो जाएगा 2 मिनट में, डिटेल्ड में सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। तो अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमेगी तो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अच्छा, इसको कांस्टेंट स्पीड से घूम जाना है, v की मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होना है, डायरेक्शन चेंज हो, तो फोर्स कितने डिग्री पे लगना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे। तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? 90 डिग्री पे, टुवर्ड्स सेंटर। ये वाला एंगल कितना? 90 डिग्री। समझ में आ रहा? इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ करती है, सर्कुलर पाथ ट्रेवल करती है, तो हमेशा एक फोर्स का सेंटर की तरफ लगना जरूरी है, बिकॉज यही फोर्स क्या करेगा? बॉडी का डायरेक्शन लगातार चेंज करेगा। ये बॉडी जब यहाँ पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, और फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ। तो ये डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये वाला सेंटर की तरफ का फोर्स, दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना? 90 डिग्री। तो ये क्या करेगा? इसकी स्पीड को चेंज करेगा, नहीं करेगा? नहीं करेगा। केवल क्या चेंज करता जाएगा? इसका डायरेक्शन चेंज करता जाएगा। अब ये क्या होता है, किस तरह से चेंज होता है? सर्कुलर मोशन जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ना है हम लोग को, एक कंप्लीट चैप्टर ही पढ़ना है सर्कुलर मोशन, तो हमेशा ध्यान रखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, बॉडी अगर सर्कुलर पाथ करती है तो सेंटर की तरफ लगता है, और बॉडी की वेलोसिटी किधर? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें, उस पे देखिए। क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं एफ सफिक्स सी लिख रहा हूं, और वेलोसिटी इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इसको मिटा दे रहा हूं। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? अब कॉमन सेंस से कुछ पॉइंट पूछ रहा हूं, उसको बताइएगा। इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन Fc.v, इसका मतलब समझ में आया? सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स और बॉडी की वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल, और फोर्स हमेशा किधर लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। समझ में आ रहा? Yes. तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। ये आपके अब क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये नीट जेई वाले में इस तरह के सीधे दे देता है, इस तरह का सिचुएशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये सब फिजिक्स में पढ़ेंगे। मैं एक दो बस आपको एग्जांपल बता रहा था। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. अच्छा, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या नहीं होगा? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स होगा नहीं होगा? नहीं। इधर देखिए, बॉडी कहीं पे भी चलना इधर चाह रही है, वेलोसिटी इधर है तो इधर ही चलना चाहेगी, और फोर्स कितने डिग्री पे लग रहा है? हमेशा 90 डिग्री पे। वर्क होगा नहीं होगा? नहीं होगा। बॉडी के मूवमेंट और जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा कितना होने वाला है? 0 डिग्री। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स जिस बॉडी पे लग रहा है उस पे कोई काम नहीं करता है। जैसे आप ये पढ़ते हो, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो इस पे फोर्स लगेगा आपको पढ़ाया जाएगा, इसको बोलेंगे कूलम फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, इस पे फोर्स इधर। आपको याद है इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इसकी वेलोसिटी किधर?
टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये जो न्यूक्लियस है इस पे फोर्स इधर लगा रहा, ये फोर्स है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स। अभी कूलम्ब फोर्स किस फोर्स का रोल प्ले कर रहा है? सेंट्रीपिटल का रोल प्ले कर रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए। इस फोर्स का वर्क डन है कि नहीं है? नहीं। इस फोर्स का वर्क डन नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन भी इसमें हो सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन बहुत जगह पर आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां जहां भी डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग को बहुत जगह पर पढ़ना है, तो उसका क्वेश्चन हमें निकालना काफी आसान हो जाता है। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब बच गया इसमें प्रोजेक्शन वाला। प्रोजेक्शन वाला मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूं और उसके क्वेश्चन भी एक दो करवा देता हूं। प्रोजेक्शन वेक्टर का जो टॉपिक हो रहा था, जैसे हम लोग क्या देख रहे थे, ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए से लिखूंगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बी से। इस दोनों के बीच का एंगल कितना? थीटा। तो अगर वेक्टर बी का हम लोग प्रोजेक्शन लें, कहां पर? वेक्टर ए पे, तो तरीका क्या बताया गया था आपको? जिसका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along ए, तो क्या करना था इसको? जिस पे प्रोजेक्शन लेना है उसको समझिए कि यहाँ पर स्क्रीन है और इधर से इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर इधर से अगर इधर लाइट गिराई जाती, समझ में आ रहा? तो इसके इस एंड का इमेज यहाँ पर बनेगा, इसका यहाँ पर बनेगा, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। तो जो इमेज बनेगा यानी कि प्रोजेक्शन बनेगा उसका यही होगा। ये बी है, ये एंगल थीटा है, तो यहां से यहां तक ये वाली लेंथ कितनी होने वाली है? बी कॉस थीटा। और इसको हम लोग और तरीके से भी जानते हैं, ये एक्चुअल में है क्या? बी वेक्टर का कंपोनेंट लेंथ अलोंग वेक्टर ए। तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रोजेक्शन लेंथ या फिर लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर, पहले निकाल रहे हैं। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर बी अलोंग ए कितना होगा? लेंथ की बात करें तो बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है सबको? बस इसको कंपोनेंट, इसको रीअरेंज करके कैसे लिखा जा सकता है, इधर देखिए, इसमें ए से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं एक साथ? ए बी कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये ऊपर हो गया ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए बी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अगर मुझे किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन, अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में जा रहा है, मैं पहले प्रोजेक्शन लेंथ निकाल दे रहा हूं, बाद में प्रोजेक्शन वेक्टर का क्वेश्चन भी करेंगे। लेट से आपके पास वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए कुछ भी ले ले रहा हूं, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2k कैप, जो भी वैल्यू है हमारे पास इस तरीके से। और हमें क्या करना है? फाइंड प्रोजेक्शन लेंथ, फाइंड लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर। तो इस केस में अगर मुझे निकालना हो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, तो इधर देखो, जिस वेक्टर का जिसके अलोंग निकालना है, तो करना क्या है आपको? फाइनली ए डॉट बी याद रखे रहिए, जिसके अलोंग निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा? तो यहां पर देखिए आपको क्या बोला गया? प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, तो क्या करना है? आंसर क्या आएगा? ए डॉट बी। ये तो ध्यान में रखे रहे, किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें? ए के मैग्नीट्यूड। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर रिवर्स किया जाता, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो इस बार क्या लिखते? ए डॉट बी ऊपर, नीचे बी से डिवाइड। समझ में आ रहा है? यस। अब इस केस में आंसर कितना हो जाएगा अगर कैलकुलेट करोगे तो? अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी निकालना, तो पहले तो ए डॉट बी निकाल लीजिए। व्हाट इज ए डॉट बी? 12। ये आई आई एल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 3 6, जे वाले इसमें है नहीं, तो 1 इंटू 0, और ये के वाले टर्म है 3 इंटू 2 6,
और ये 6, तो ये वैल्यू हो गई 12। और बी का मैग्नीट्यूड कितना है? बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी? यहां से निकालोगे तो बी का मैग्नीट्यूड √3² + 2²। समझ में आ रहा? यस सर। तो ये 9 और ये 4 यानी कि √13। 13 तो ये हो गया प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। बी। अच्छा, कभी कभी आपको प्रोजेक्शन वेक्टर ही पूछ दिया जाएगा। तो देखिए ये लेंथ निकली। अच्छा, इस वेक्टर को अगर लिखना होगा, इस वेक्टर को लिखना होगा, तो यहां पर देखिए, ये तो मैं मिटा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो अब अगर मुझे प्रोजेक्शन वेक्टर लिखना होता, प्रोजेक्शन वेक्टर बी अलोंग ए, तो इधर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? लेंथ कितनी? बी का प्रोजेक्शन ए के लॉन्ग, यानी कि बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग, ये लेंथ हो गया। और मुझे वो वेक्टर लिखना है, मतलब ये वाला वेक्टर लिखना है। किस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें? आई ए वेक्टर के। ये जरूरी, अभी तो मैंने आपको दिख रहा है, ये आई दिख रहा है, हमने ऐसे बनाया है, तो ये ऐसे भी हो सकता था ना, ए इधर होता, बी इधर होता। समझ में आ रहा है? ये तो हमारे पास ये होता बी cos थीटा, तो इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता। ये कौन सा डायरेक्शन है? वेक्टर ए का डायरेक्शन। तो क्या ए कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा? कोई डाउट? नो सर। नो। इसको रीअरेंज करता हूं मैं। देखिए, मैं सारा आंसर ना ए डॉट बी में ही लाने वाला हूं, बिकॉज ए डॉट बी निकालना हमारे लिए क्या है? आसान है। ए डॉट बी हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, हमारे लिए चीजें बन जाएंगी। इधर देखिए क्या करेंगे, बी cos थीटा, ए कैप को ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए। यस सर। ए कैप यही होता है ना, किसी भी वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इसको ऐसे देखिए, ये मैग्नीट्यूड वाला टर्म है, अकेले ये वेक्टर है, ये सब स्केलर है, ये सब क्या है? स्केलर है, वैल्यू। इसको देखिए क्या लिखा जाएगा, ये है बी cos थीटा बाई ए, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इंटू वेक्टर ए। इसको देखिए थोड़ा सा और रीअरेंज करता हूं मैं। इसमें ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए मैग्नीट्यूड से, इसको रहने दीजिए, ये वेक्टर है, ये सब स्केलर है। ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना? ए बी cos थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा क्या? ए से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ए से नीचे मल्टीप्लाई किया, ए बी cos थीटा, नीचे ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, और ये वेक्टर ए। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ए बी cos थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी। ए डॉट बी। तो ए डॉट बी ये तो करना ही करना है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू वेक्टर ए। अगर आपको प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने का मन कर रहा है, प्रोजेक्शन वेक्टर, तो क्या करेंगे? ये हो गया था, प्रोजेक्शन लेंथ निकालना है, बी का ए के लॉन्ग या ए का बी के लॉन्ग, तो आसान है, ए डॉट बी निकालिए, जिसके लॉन्ग निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। और अगर प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, तो ये जो प्रोजेक्शन लेंथ आया, आप इतना ही तक याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। जिसके एलॉन्ग निकालना है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से क्या कर दें? डिवाइड, मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर से। यही है ना बी cos थीटा। बी cos थीटा ये है, समझ में आ रहा? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। तो ये वैसे बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आप कर सकते हो, ये भी याद है तो आपका काम चल जाएगा। इसके बाद 2 स्टेप लिख के भी यहां तक पहुंच सकते हो। तो ए डॉट बी निकल गया, ए स्क्वायर से क्या कर दें? मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ऑल्दो टाइम हो गया, अभी आप लोग का क्लास है, जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ। इधर देखिए, 2 वेक्टर ले रहा हूं मैं, जल्दी से देखिए क्वेश्चन। एक वेक्टर है, आसान क्वेश्चन ही ले लेता हूं, आई कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर ए है, और ये है वेक्टर बी। वेक्टर बी हम लोग ले रहे हैं 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके का ये वेक्टर हमें फाइंड करना है। प्रोजेक्शन वेक्टर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए, या फिर बी लिख दे रहा हूं, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी अलोंग ए। प्रोजेक्शन वेक्टर, मतलब केवल मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, समझ में आ रहा?
तो ये वैल्यू कितनी लिखी गई, किसके लॉन्ग, ए के लॉन्ग। along. कितनी वैल्यू आई थी, देखिए इधर फॉर्मूला याद करने का तरीका, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू वेक्टर ए, यही पढ़ाया गया ना अभी। Yes, ये sir. यही वाला टर्म है, ढंग से देखिए, ये यही टर्म है, ए डॉट बी, प्रोजेक्शन लेंथ कितनी आती, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए, ये क्या था, प्रोजेक्शन वेक्टर का लेंथ। समझ में आ रहा, किसके लॉन्ग बोला गया था, Yes, sir. ए के लॉन्ग। तो अगर उस वेक्टर को लिखना होगा ए के लॉन्ग वाले को, तो किसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, A. ए कैप से, और इसी को रीअरेंज करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा, यही किया गया है ना अभी। ए डॉट बी, समझ में आ रहा किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस ए कैप को एक साथ ले लीजिए, ये क्या हो गया, वेक्टर ए, समझ में आ रहा है, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यही टर्म मिल गया। अब आपका आंसर आ गया यहाँ पर, देखिए ए डॉट बी कितना होगा, 1 इंटू 2, और जे का तो गायब है, खत्म कर दीजिए, 1 इंटू 4, तो 2 प्लस 4, ए डॉट बी की वैल्यू हो गई 6, बट इज ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना, 1. अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, √2। तो ये क्या करना है, √2 का स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन, ये मैग्नीट्यूड वाला सेक्शन हो गया, इनटू वेक्टर ए वेक्टर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आई कैप प्लस के कैप, यही आंसर आ गया। 6/√2 का स्क्वायर 2 होगा, तो ये वैल्यू कितनी, 3 आई कैप प्लस के कैप। तो ये हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। कोई कंफ्यूजन किसी को, चलिए ये आप लोग की बायोलॉजी की क्लास है 12:30 से, क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है। टेस्ट आप लोग को 4 बजे से होगा, 4 बजे शार्पली आप लोग को टेस्ट लिंक ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा, केवल क्लिक कीजिएगा, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो मैंडेटरी टर्म होंगे केवल नाम होगा, भरिएगा, टेस्ट स्टार्ट कर दीजिएगा।